हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा लॉजिकल रीजनिंग। अब दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक एक चीज़ करके समझते हैं। अगर देखा जाए, इसमें टोटल 5 ऐसे यूनिट है कंप्लीट, एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट आपका जो यूनिट होता है, इसमें क्या क्या टॉपिक है। बेसिक आपका देता है आपका स्टेटमेंट क्या है, देन उसके बाद आर्गूमेंट क्या है और कंक्लूजन क्या है। फिर उसके बाद फॉर्मल फैल्सी क्या है, इनफॉर्मल फैल्सी क्या है, देन उसके बाद आपका कोडोनेशन क्या है, डेनोटेशन क्या है, देन उसके बाद आपका स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। ये आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। अभी सिर्फ एक एक चीज़ के बारे में हम बातें कर रहे हैं। दूसरा यूनिट आपका जो शुरू होगा, जिसको बोलते हैं इवेल्युएशन ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। अब डिडक्टिव इंडक्टिव क्या होता है, अभी आगे बात करेंगे। तीसरा आपका टॉपिक होता है इवेल्युएशन ऑफ वेन डायग्राम, और उसके बाद चौथा आपका होता है ऑर्थोडॉक्स एंड हेथोडॉक्स, जिसको बोलते हैं इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्थोडॉक्स और हेथोडॉक्स। देन उसके बाद आपका पांचवा टॉपिक आता है प्रमाणा। प्रमाणा मीन्स जिसका एक प्रमाण हो, प्रत्यक्ष हो, प्रूफ हो, उस पर हम बात करेंगे। प्रमाणा क्या है, जिसको प्रत्यक्ष बोलेंगे। दूसरा अनुमाना क्या है, उसके बाद शब्दा क्या है, उपमाना क्या है, अर्थापट्टि क्या है। ये बेसिक चीज़ आपका होता है। देन एक टॉपिक और लास्ट इसमें जुड़ा होता है टाइप्स ऑफ अनुमाना। अब टाइप्स ऑफ अनुमाना जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपका टॉपिक आता है कि व्याप्ति क्या है और हेत्वाभास क्या है। व्याप्ति मीन्स जिसमें कोई रीजन छुपा हो, कारण की बात करता है। हेत्वाभास मीन्स होता है चेकिंग बाय द मिस्टेक, अर्थात गलतियों को पकड़ना, गलतियों की जांच करना। अब इसमें आप पढ़ेंगे माइनर टर्म क्या है, मिडिल टर्म क्या है, मेजर टर्म क्या है। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ हेत्वाभास क्या है, जिसमें आप पढ़ेंगे बधित क्या, आबधित क्या, सत प्रतिपक्ष क्या है, विरुद्ध क्या है। ये सारी पॉइंट उसमें जुड़े होते हैं। अब एक एक करके बात करते हैं। पहला यूनिट शुरुआत करते हैं। आपका स्टेटमेंट क्या होता है, आर्गूमेंट क्या होता है और कंक्लूजन क्या होता है। स्टेटमेंट क्या होता है, जो आपका एक कथन देता है, उस पर किस तरीके की जो है बातें करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई एक स्टेटमेंट आप ये देते हैं कि राम स्कूल जाता है लेकिन वो पेपर पास नहीं, अर्थात स्कूल जाता है लेकिन वो एग्ज़ाम फेल कर जाता है। अब उससे क्या लॉजिक निकाल रहे हैं, स्कूल जाना और पेपर में फेल हो जाना। अब कंक्लूज़न क्या निकला, तो कंक्लूज़न में तो यही पूछा जाएगा, अगर आप कोई काम करते हैं, अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो लोग यही कहेंगे कि भाई हो सकता है पढ़ाई करता हो, या तो ढंग से पढ़ाई नहीं करता हो, या बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करता, क्योंकि इसका रिजल्ट हमेशा जीरो होता है। तो ये जो होता है आपका स्टेटमेंट देना, उस पर आर्गूमेंट करना, देन उसके बाद उसका निष्कर्ष निकालना। अब जैसे मान लीजिए आप लोग हो, पढ़ाई करते हो, अब बहुत से बच्चे हैं पास हो जाते हैं, तो कहेंगे भाई उसने पास हुआ तो इसका मतलब पढ़ाई किया है। तो स्टेटमेंट दे दिया कि राम पढ़ता है और एग्ज़ाम पास करता है। कंक्लूजन क्या हुआ, उसके पास एक रिजल्ट है। रिजल्ट मतलब एक प्रमाण है, ठीक। एक और आप स्टेटमेंट ले सकते हैं कि आज आकाश में बादल छाए हुए थे और हमने देखा कि आकाश में बादल छाए हैं, और उसके बाद ये बारिश हो गई। निष्कर्ष क्या निकला, बादल होने के कारण से ही बारिश हुआ। अगर बादल छाए थे, बारिश ना हुआ, तो इसमें आप आर्गूमेंट करेंगे, हो सकता धुआं था, हो सकता सिर्फ एक डरावने बादल आए थे, हो सकता आंधी उठी थी। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं, अपना आर्गूमेंट देते हैं। क्यों, क्योंकि उसका निष्कर्ष क्या निकला, निगेटिव। तो ये चीज़ आप बेसिक चीज़ अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके देखते होंगे कि जैसे कोई बच्चा अच्छा पढ़ाई करता है तो कहेंगे देखो पढ़ाई करता है भाई, वो तो नौकरी लग जाएगा, वो जीआरएफ हो जाएगा, वो पीएचडी कर लेगा, वो लाइफ उसका सेट है। आप कुछ नहीं करते हो। लेकिन एक बच्चा है, बहुत पढ़ता है, बहुत कुछ लिखता है, बहुत कुछ समझता है, उसके हाथ में रिजल्ट नहीं आता, तो लोग क्या अनुमान लगाएंगे, रिजल्ट नहीं आता तो इसका मतलब वो पढ़ाई नहीं करता। ये सारी पॉइंट आपका स्टेटमेंट, आर्गूमेंट और कंक्लूजन, निष्कर्ष वही निकलता है, ठीक। जैसे यूपीएससी का मैं मेंस की बात करूं तो यूपीएससी मेंस में ऐसे ही होता है, पहले इंट्रोडक्शन बताओ, देन उसका मेन पॉइंट बताओ, लास्ट में उसका कंक्लूजन को दर्शाओ। कंक्लूजन मतलब आप एक राय देंगे, सही है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, यही चीज़ हो सकता है आपका। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक का बात करते हैं दोस्तों। ये जो आप कई बार प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाता है। दूसरा टॉपिक फॉर्मल फैल्सी क्या है, इनफॉर्मल फैल्सी क्या है। फैल्सी मीन्स होता है भाई गलतियों कैसे पकड़े,
एक फॉर्मल फैल्सी होती है, एक साधारण सी हमें गलती दिखती है और एक असाधारण गलती दिखती है। साधारण मीन्स जिसमें हमें पता है कि जैसे आप एक पतीले में दूध लीजिए और दूध को आप गर्म करते रहेंगे। अब वहाँ पर आप बैठ कर उसको ध्यान से देखिए। देखने का मतलब ये नहीं कि उस पर आप नज़र गड़ा के बैठे, बस ही केयर करिए। आप गर्म करते रहिए, लास्ट में आप देखते हैं कि 5 किलो दूध था, वो गर्म होते होते पता चला वो 1.5 किलो बचता है या 1 किलो बचता है। वो अंत में एक रबड़ी बन जाता है, मलाई बन जाता है, खोआ बन जाता है। तो बाकी वो 4 किलो कहाँ गया? तो आपको पता है कि ये फॉर्मल है, इसमें जो गलतियाँ होने फॉर्मल मतलब जो हमें पता है कि इसमें ये इतना चीज़ जलेगा, दूध इतना जलने के बाद जो ये खोआ बनेगा। तो जिसमें आपको कोई चीज़ पता होता है कि पता है कि अगर आप इस रास्ते से जाएंगे या आप सॉरी आप इस रास्ते से जाएंगे तो आपको खूंखार जानवर जो होते हैं पीछा कर लेंगे, आपको पता है। एक होता अनजान रास्ता जो बिल्कुल आप नहीं जानते हैं। तो जो जानते हुए कोई गलती होती है उसको बोलते हैं फॉर्मल फैल्सी। इनफॉर्मल फैल्सी क्या होता है? जिसमें कोई आपको पता ही नहीं है, अचानक आपके साथ कोई ऐसी घटना हो जाए। जैसे घटनाएं क्या होती हैं, आपने कभी सोचा नहीं था कि मुझसे कौन मिलेगा, किस तरीके की बात होगा, मेरे साथ कौन सी घटना घटेगी, कभी आप जानते नहीं जानते। ये जो होती है इनफॉर्मल फैल्सी होती है, बस यही चीज़ होती है। अब आपको इसमें रिसर्च जब पेपर आप करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी काम करती है कि आपको पता है कि अगर आप कोई डाटा इन्फॉर्मेशन गलत अगर आपने उठा लिया तो उसका रिजल्ट गलत आएगा। लेकिन कब? अगर आपको पता है कि ये डाटा गलत है, जानते हुए उठाए हो तो गलत रिजल्ट आएगा। कभी काल क्या होता है, आप अनजान में कोई चीज़ आप नहीं जानते, उस डाटा को उठा के आप रिसर्च करते हो तो आपको गलतियां बार बार देखने को मिलेगा। तो आप सोचेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अनजान में ना समझते हुए जो आपने गलतियां किया उसको इनफॉर्मल फैल्सी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का बात करते इसी में आपका आता है कोडोनेशन डेनोटेशन। क्या है? कोडो मतलब किसी चीज़ का कोडिंग तरीके से बात करना, अलग अलग कोड करके बात करना। डेनोटेशन उसका एक सांकेतिक रूप में बात करना। जैसे कोड किया, मान लीजिए मैंने एक वर्ड बोला स्नैक। अब स्नैक मतलब सांप। अब सांप का मैंने मीनिंग बता दिया, भाई स्नैक मतलब होता सांप। एक कोड है, इसका वर्ड है, ये सांप है। लेकिन अब जब उसी सांप को कोई व्यक्ति रात में सपने में देखता है तो बोलेंगे आपका कुबेर का धन प्राप्त हो रहा, आप पे महादेव की कृपा है। जो भी मैथोलॉजी लोगों का विचार है, या आपको कोई ऐसा कष्ट है जो आपका कष्ट दूर होने वाला है, जब उसको अलग अलग तरीके से डिनोट करके बात करते हैं उसको बोलते हैं डेनोटेशन। अब इस चीज़ का आपका रिसर्च में कहाँ काम आता है? जब आपको कोई ये पता चला वर्ड है, एक वर्ड आपको पता है कि जैसे कोई बड़ी सी वर्ड को छोटा वर्ड बना देना, बड़े वर्ड को छोटे में कर देना, कि अर्थात सागर को गागर में भर देना। तो ये जो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कोई बात बनाते हो, कोई रिसर्च करते हो, हेडिंग लिखते हो, जैसे अगर आप लोग देखते होंगे फिल्मों का टाइटल होता है जैसे हकीकत, तो हकीकत एक नाम है। अब उसमें जब कोई घटना घटती है तो आप फिल्मों में देखते हो वास्तव में हकीकत, ये मेरे सामने ऐसी घटना हो रही है। या बोलते बेकाबू। अब बेकाबू मतलब उसके अंदर इतनी उत्तेजना है, उत्तेजना मीन्स इतना एक्साइटमेंट है किसी चीज़ को पाने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ कर गुजर जाने के लिए। तो आप देखते होंगे ना, बड़ी सी बात को छोटी कर देता है। तो ये जो वर्ड आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे, इसी को क्या बोलते हैं आपका, जैसे कोडोनेशन डेनोटेशन की बात हम कर रहे हैं दोस्तों, तो कोड करना। अब उसके को एक बड़े अलग अलग चीज़ों में उसको दर्शा देना, पिरो देना, बड़ी बातें कह देना। तो ये होता है आपका कोडोनेशन डेनोटेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं इसमें आपका स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है? जिसमें आप पढ़ेंगे AEIO। इसमें एक होता आपका कंट्राडिक्टरी क्या है, देन उसके बाद नीचे सब कंट्राडिक्टरी क्या है, देन उसके बाद कंट्राडिक्शन क्या है। इसमें 4 पॉइंट अगर आप जो सिलोजिज्म जो पढ़े होंगे कि कुछ बिल्ली चूहे हैं, कुछ चूहे बिल्ली हैं, सभी बिल्ली चूहे हैं, कोई चूहा बिल्ली नहीं है, इस प्रकार के जो आप सम ऑल नो की कॉन्सेप्ट होता है, ठीक इसी पे बैठता है। अब एक मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है पॉजिटिव, दूसरा कहता है निगेटिव। एक दूसरे जब अपोजिट होते हैं, अब एक व्यक्ति पॉजिटिव दूसरा निगेटिव है, ऐसे समझो। पॉजिटिव मतलब ऑल बॉयज़, जैसे दे दिया ऑल बॉयज़ स्टूडेंट, दूसरा बोल दिया ऑल बॉयज़ नो स्टूडेंट। तो जो ऑल मतलब एक पॉजिटिव की बात करा, नो मतलब नहीं निगेटिव की बात करा। अगर इन दोनों का रिश्ता जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो जो पॉजिटिव होगा और निगेटिव हो, इन दोनों का रिश्ता क्या बनेगा? कंट्राडिक्टरी, एक दूसरे का अपोजिट बात है। इसको बोलेंगे यूनिवर्सल। इसको बोलेंगे यूनिवर्सल मतलब एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है,
लेकिन जब अगर रिश्ते जोड़ोगे तो उसको बोलेंगे कंट्रारिटरी। अब इसी के नीचे आ जाओ, एक बोलता है सम बॉयज स्टूडेंट और दूसरा कहता है सम बॉयज इज नॉट स्टूडेंट। ये दूसरा टॉपिक बन गया। एक था ऑल बॉयज स्टूडेंट और नो बॉयज नो स्टूडेंट। अब नीचे हमने क्या बोला कि सम बॉयज स्टूडेंट और दूसरा सम बॉयज इज नॉट स्टूडेंट। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपका होता है, यहाँ जब इसको दोनों से सम से और नो से जोड़ेंगे, सम नॉट, तो इसके जो रिश्ता बनेगा इसको बोलेंगे सब कंट्रारिटरी। ठीक, तो एक कंट्रारिटरी सब कंट्रारिटरी। और जब ऐसे होता है, एक आल पॉजिटिव है और एक पूरा ये निगेटिव है सम नॉट, तो इसका अगर रिश्ते देखेंगे तो यहाँ जो बनेगा इसको बोलेंगे कंट्राडिक्शन। अब इस साइड देखो, ये नो है और ये सम जो है पॉजिटिव है, तो इसका जो रिश्ता बनेगा कंट्राडिक्शन। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, कब कंट्रारिटरी सब कंट्रारिटरी कंट्राडिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक, अब कभी कल आप देखते होंगे ऊपर एक पूरा पॉजिटिव है, आल एक पूरा पॉजिटिव की बात कर रहा है, उसके बाद नीचे जो है, नीचे की जो है इसको बोलते हैं सम पॉजिटिव। तो अगर इसका रिश्ता देखिए इसको बोलते हैं सुपर इम्प्लीमेशन या सुपर इम्प्लीमेशन कहते हैं, या सब टाइटल करके बात करते हैं। इधर का भी सुपर इम्प्लीमेशन ही करके बात होती है। ये बेसिक चीज़ आपको थोड़ा सा रटना भी पड़ता है, समझना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक अगला बात करती है। पूरा हो गया दोस्तों, आपका स्क्वायर ऑफ लॉजिकल हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा, पॉजिटिव दे देगा निगेटिव दे देगा, सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव इन दोनों का रिश्ता पूछ लेगा स्टेटमेंट करके, तो आपको बताना पड़ेगा ये कंट्रारिटरी है। दूसरा दे देगा सम, यहाँ सम पॉजिटिव और सम नॉट, तो इसका मतलब है एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इन दोनों का सब कंट्रारिटरी। और जब एक यहाँ दे देगा पॉजिटिव, यहाँ देगा सम निगेटिव, ये तो कंट्राडिक्शन। इधर अगर एक पूरा निगेटिव है, ये भी पूरा कुछ पॉजिटिव है, तो इसको कंट्राडिक्शन। ये चीज़ याद रखना, कब कंट्राडिक्शन होगा, कब कंट्रारिटरी होगा, कब सब कंट्रारिटरी होगी, कब आपका सुपर इम्प्लीमेशन होगा। ये पॉइंट को रखना पड़ता, समझना पड़ता दोस्तों। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं। अगला टॉपिक आपका आता है इवेल्युएशन ऑफ डायग्राम। देखिए डायग्राम में तो क्या होता है, एक आपका स्क्वायर बना देगा और उसी में एक ट्राइंगल बना देगा, और उसके बाद एक आपका मान लीजिए आयताकार कुछ भी बना सकता है। अब उसमें पूछ सकता है कि एक सर्कल को मैं डॉक्टर से डिनोट किया, आयत को मैं एक टीचर से डिनोट किया, और ट्राइंगल को मैं एक वकील से डिनोट किया, और उसमें सबका एक एक लेटर लिख देगा, अक्षर लिख देगा, और कोई तीनों कंबाइंड करके एक लेटर बना देगा। तो पूछेगा तीनों कौन डिनोट कर रहा है, दो को कौन डिनोट कर रहा है, ये सब अलग अलग किसको डिनोट कर रहा है। बेसिक चीज़ आपको थोड़ा मैथमेटिक्स तरीके से होता है, रीजनिंग का पार्ट है, इसको कल बताएंगे बोर्ड पे। तो ये चीज़ें भी आप अगर इवेल्युएशन ऑफ वेन डायग्राम पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं इवेल्युएशन ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। देखिए डिडक्टिव इंडक्टिव मीन्स होता क्या है। डिडक्टिव के बोलते जनरल टू पर्टिकुलर। अब आप मैं ऐसे बोलते जनरल टू पर्टिकुलर, क्या जनरल और क्या पर्टिकुलर, इस चीज़ को समझो। जनरल मीन्स क्या होता है दोस्तों, समान सी बात। जैसे मान लीजिए आपके पास कहीं आप ऑफिस में काम करते हो, हजारों ऑफिसर बैठे हैं, तो उनको क्या है आप एक पर्टिकुलर में देखोगे या जर्नल में देखोगे, तो उनको आप देखोगे जर्नल, क्योंकि बहुत से लोग हैं। ये सामान्य सी बात है। रोज़ अगर आप आईएएस आईपीएस के साथ उठना बैठना, उनसे चाय पानी नाश्ता करते रहोगे तो आपके लिए सामान्य लगेंगे। लेकिन एक गांव का कोई बेचारा गरीब आदमी है और एक आईएएस के साथ अगर वो खड़ा होगा, उसका हाथ पैर शिविर करेगा कि भाई इतने बड़े पोस्ट पे हैं, बड़े लोग हैं, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जर्नल लगेगा, उसके लिए पर्टिकुलर लगेगा। ये पॉइंट को समझो। तो जब एक पूरे एक प्रकार से आईएएस ही सब का एक रैंक है, सब लोग बैठे एक साइड में, अब उनसे आप बात करते हो तो आपको लगेगा ये जर्नल सी बात है। तो जर्नल से जब आप पर्टिकुलर जाते हो तो उसको बोलते हैं डिडक्टिव। अब पर्टिकुलर मतलब विशेष की किसी बात करना। अब जैसे सभी आईएएस बैठे थे, अब उसी आईएएस में से कोई एक बनता है सीईओ की पोस्ट पाता है। अब पता चला वो कैबिनेट मंत्री जहाँ पर होते हैं, आपके पार्लियामेंट में लोकसभा के जो आप देखते हो कि जो लोकसभा के मेंबर होते हैं सब लोग बैठे होते हैं, तो बीच में उनकी सीटें लगी होती हैं, तो वहाँ वो बैठ के पॉलिसी सारी चीज़ नोट करते हैं। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारी बातें बोला जा रहा है, क्या नियम इसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है, जो इसमें डिबेट हो रहा है क्या वो बात को इसमें एक्सेप्ट हो रहा है, तो वो देखते होंगे। उसमें से सभी में से एक पर्टिकुलर किसी का नाम आया, तो उसको बोले जर्नल टू पर्टिकुलर, इसको बोलते हैं डिडक्टिव। डिडक्टिव मतलब
जनरल से लेकर के पर्टिकुलर की बात करता है। लेकिन इसमें क्या क्या पॉइंट को याद रखना है, वैलिड क्या है, इनवैलिड क्या है, साउंड क्या है, अनसाउंड क्या है। वैलिड मीन्स क्या होता है दोस्तों, वैलिड मतलब जो एक विशेष की बात होती है, एक पर्टिकुलर की बात होती है, जो एक वैलिड मतलब एक कोई सीईओ बना, अब साउंड किसकी, उसी की बात की इंडिकेट किया जा रहा है। दूसरा होता है इनवैलिड, जिसके उसमें कोई व्यक्ति शामिल नहीं है, इनवैलिड में कोई व्यक्ति शामिल नहीं है। और अनसाउंड मतलब बिल्कुल ही उसमें उसका नाम नहीं आता। तो ये बेसिक चीज़ आपको कल मैं बोर्ड पे बताऊंगा, बस इतना सुन लीजिए कि डिडक्टिव मतलब होता है जनरल टू पर्टिकुलर। इसमें क्या क्या पढ़ना, वैलिड क्या है, इनवैलिड क्या है, साउंड क्या है, अनसाउंड क्या है, ये चीज़ें आपको याद रखना। दूसरा बात करते हैं हम नेक्स्ट, आपका इंडक्टिव क्या है। इंडक्टिव मीन्स होता है इसी का पूरा उल्टा कर दो, डिडक्टिव का सब पॉइंट उल्टा कर दो। जहाँ ये जनरल से पर्टिकुलर चले, अब इसको बोलेंगे पर्टिकुलर टू जनरल। अब विशेष व्यक्ति जो एक, मान लीजिए गांव में कोई एक आपके आईएएस बन जाए तो आपके लिए एक विशेष लगेगा, और लेकिन पता चला उसी गांव में 10 आईएएस बन गए, 25 आईएएस बन गए, तो क्या होगा, आपके लिए जनरल सी बात लग जाएगी। जब तक एक डॉक्टर आपके एरिया में था तो उसका मोनोपोली था, एक विशेष बोला जाता था, और जैसे आपके एरिया में 100 डॉक्टर आ गए तो क्या हो गया, जनरल सी बात होगी। तो जब आप पर्टिकुलर से जनरल की तरफ बात करते हैं तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव। अब वो इसमें क्या होता है, आपका कॉन्जेंट क्या है, अनकॉन्जेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या और वीक पॉइंट क्या है, ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। अगला आपका दूसरा टॉपिक आपका होता है इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। इंडियन लॉजिकल रीजनिंग में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना होता है दोस्तों। फर्स्ट आपको समझना होता है, एक होता ऑर्थोडॉक्स, एक होता हेथोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स उसे बोलते हैं जो आप गॉड, वेद, पुराण, उपनिषद में जो आप बिलीव रखते हैं, जो आप व्यक्ति आप देखते हैं रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, 18 पुराण, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और बहुत सी चीज़ें हैं, ग्रंथों पे ज़्यादा वो बिलीव करता है। आजकल देखिए ज़्यादातर लोग एस्ट्रोटॉक, पता नहीं क्या क्या, हस्तरेखा, ये देखो वो देखो, इनकी शादी होगी कि इनका नौकरी लगेगा, इनका घर बसेगा कि बिगड़ जाएगा, आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, क्या ये 100 साल जिएंगे कि कल निपट जाएंगे। लोगों का अपनी मानता है, ठीक है मानना चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कहता दोस्तों, अपने अपने सबके विचार है, मैं मजाक किसी नहीं करता, क्योंकि ये दुनिया है, तरह तरह के लोग हैं, ठीक है अच्छी बात। तो जो इसमें बिलीव रखता है, उसको भरोसा करता है। अब जैसे कोई व्यक्ति, मुझे तो लगता है दोस्तों, अगर आप पढ़ाई करते हो, मान लो 1% आपको कोई नौकरी नहीं लगता है, क्या आपकी पढ़ाई खराब हो गई? अरे आपने जीवन में जो चीज़ पाया है, जो अचीवमेंट किया है, कभी किसी से एक बार तुलना भी करके देखना, आपके और उसमें कितना फ़र्क दिखेगा। आप जो बात करेंगे और वो जो बात करेगा बहुत डिफरेंट होगा। आप बात करेंगे, तार्किक बात करेंगे, साइंटिफिक बात करेंगे, प्रूफ के साथ बात करेगा, तो आपकी बातों में एक वज़न दिखेगा। और एक जो है खाली बस बोल देगा कि रावण आया और अपने वायुयान पता न किस में बैठा के सीता जी को हरण करके ले गया। अब आप पूछे कि भाई साहब कौन सा वायुयान था, आज मुझे पुष्पक यान क्या था, अब आपने देखा नहीं, आपको प्रूफ पता नहीं, किताब में कोई काल्पनिक रूप से लिख दिया, आप उसको बिलीव करते हैं, तो उसको आप नहीं मान सकते ना। अब आज का दौर में इंसान उसको बी प्रैक्टिकल सोचता है, उसको सबूत के साथ बात करता है। तो कहने का मतलब है, अगर आपको लाइफ ऑर्थोडॉक्स में बिलीव है तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, आप ऑर्थोडॉक्स में खूब बिलीव करो, खूब पूजा पाठ करो, ईश्वर को मानो, जिसको मानो खूब मानो। तो यही कहता है कि जिसमें आप उपनिषद है, वेद है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, गरुड़ 18 पुराण, 4 वेद जिसमें ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। थोड़ा इस वेद के बारे में बात करता हूँ। ऋग्वेद क्या कहता है दोस्तों, जिसमें मंत्रों का उच्चारण किया गया। अब जैसे पहले समय था, लोग मंत्र अपने पाली पाकी 3 शब्द से मिला करके संस्कृत बनी। अब उसको लोग अपना जिसको बोलते हैं ऋग्वेदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो अगर आपने हिस्ट्री कभी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगा। तो ऋग्वेद मतलब होता है जिससे मंत्रों का उच्चारण किया जाता, प्रोनाउंसिएशन करना। और दूसरा होता था आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या किया गया, उस मंत्रों को प्रोज एंड पोट्री के माध्यम से लिखा गया, कविता किया गया। आजकल जैसे लोग कविता करते नहीं कि जिसमें छंद क्या है, दोहा क्या है, सोरठा क्या है, गुरु क्या है, लघु क्या है, हर एक मात्रा को भी आप याद करते हैं। उसके हिसाब से एक छंद मतलब जैसे कोई भी टॉपिक बोल दिया कि
जैसे एक छंद में 2-4 लाइन बोलना चाहता हूँ, तो कोई फिल्मी के डायलॉग था कि कैसे बताऊँ तुम मेरे लिए कौन हो, तुम जिंदगी तुम बंदगी तुम रात हो तुम दिन रात हो। अब इसमें रात रात शब्द आ रहा है, कैसे बताऊँ तुम मेरे लिए कौन हो। तो इस प्रकार का जो आप देखते हैं, उनको लय आता है, छंद आता है, एक एक उच्चारण जो किया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, एक प्रकार से वो जो मंत्र था उसको यजुर्वेद में क्या किया गया, एक कविता के माध्यम से लिख दिया गया। जैसे एक मंत्र है, ओम भूर्भुवः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक होता है गजाननं भूतगणाधेशवितं कपितजम्बू फलचारु भक्षणं मसतं शोक विनाशकारी पादुपंकजम् अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मित्रं गमय यतो यथा समीसे सन्नाक्रू प्रजाभयो अभियो नासा पस भयम। अभी ये जो मैंने श्लोक आपको बोला, ये क्या था, ये कहने का मतलब ये था जो पहले ऋग्वेद में उसको लोग उच्चारण करते हैं, अब इसको एक कविता के रूप में, एक छंद के रूप में, एक दोहा के रूप में उसको पढ़ा जाना चाहिए। आप समझ में आ गया होगा। तो जो आप प्रोज एंड पोट्री के माध्यम से लिखते हैं उसको बोलते हैं यजुर्वेद। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है तीसरा, जिसको बोलते हैं सामवेद। सामवेद मीन्स होता, अब इसी चीज़ को एक गायन किया गया। अब जैसे गायन है, बहुत लोग गायन करते हैं दोस्तों मंत्रों को, जैसे करेंगे गजाननं भूतगणाधेशवितं। अब उसको स्वर भर रहा है, कोई संगीत के साथ, कोई मृदुल के साथ, कोई ढोल मजीरा के साथ जब ये चीज़ें करता है तो उसको बोलते हैं सामवेद। अब सामवेद में क्या हो गया, आपको एक संगीत के लय में चल रहा है, कोई संगीत एक गायन को हो रहा है, तो उसको बोलते हैं सामवेद। आपका चौथा आता है दोस्तों अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या होने लग गया, यहाँ पर जादू टोना मैजिक की बात होती है, मेडिसिन की बात होती है, इलाज की बात होती है, होम्योपैथिक की बात होती है, धन की बात होती है, कृषि की बात होती है। एक प्रकार से जीवन का हर एक पॉइंट को इसमें इंक्लूड किया गया है, जो आपका अथर्ववेद होता है। तो कभी काल आपको मैचिंग करने को पूछ लेगा कि ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है और अथर्ववेद में क्या है। इस चीज़ को आप एक बार पढ़िएगा। अब कभी काल पूछते हैं रामायण के बारे में, कुछ पूछ सकता है, रामायण किसने लिखा, महाभारत किसने लिखा, गीता कहाँ से ज्ञान आई। तो ये सारी पॉइंट आपको थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें इसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, जो आप वेद ईश्वर गॉड में बिलीव करते हैं। दूसरा टॉपिक आपका आता है हेथोडॉक्स। हेथोडॉक्स मीन्स होता है जिसमें आप साइंटिफिक बात करते हैं, लॉजिकली बात करते हैं। साइंटिफिक मतलब तार्किक बात करना, जैसे आजकल के देखते होंगे लोग, अब प्रूफ के साथ बात करना, तार्किक बात करना। जैसे कोई बोल दे कि आपका नाम क्या है, तब पूछेंगे आपका नाम का मतलब क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आपके जीवन में क्या उद्देश्य है, आप क्यों बनना चाहते हैं। तो आप जब एक एक टू द पॉइंट जवाब देते हैं, तार्किक साथ समझाते हैं कि देखिए मुझे प्रोफेसर इसलिए बनना है कि वो मेरे पास पढ़ने में बहुत अच्छा लगा और मैं देश दुनिया की खबर मुझे अच्छे से पता है, तो मैं चाहता हूँ कि इस नॉलेज को और एक ब्रॉड लेवल तक ले जाऊँ। लोगों में ज्ञान की एक क्या होना चाहिए, प्रवाह होना चाहिए, लोग सुने उसको समझें। तो अपनी अपनी सबकी एक इंटरेस्ट होती है, एक रुचि होती है, ये बात होती है। तो आपका हेत्वाभास बोलते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या होता है, साइंटिफिक बात करना, तार्किक बात करना, लॉजिकली बात करना। लेकिन इसमें चार ऐसे बेसिकली जो रिलीजन का एक प्रकार से जो बेसिक उनके बारे में बात करते हैं। एक होता बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, चारवाक, आजीविका, ये 4 पॉइंट बात करता है। बुद्धिज़्म मतलब जिसमें गौतम बुद्ध की बात करते हैं, ये हमेशा बातों को डायलॉग तरीके से बात करना। डायलॉग मतलब जैसे अगर आप मान लीजिए कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आती है तो आप पूछते हैं गुरुजी से, आजकल ऑनलाइन हो चुका है, या तो आप कमेंट करेंगे, तब आपका अगर कमेंट वो गुरुजी देखेंगे तो बाद में आपका रिप्लाई देंगे। अगर वो कमेंट नहीं देखेंगे तो क्या रिप्लाई। पहले क्या हो, क्लास में लोग बैठे होते थे, फेस टू फेस चलता था, तो वहाँ एक प्रकार से डायलॉग होता था। तो जो बुद्धिज़्म में था, ये बोलते थे किसी भी पॉइंट को डायलॉग पे बात होना चाहिए, उसको समझना चाहिए, सुनना चाहिए, उस पर बात नहीं करना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, लॉजिकली बात करना चाहिए। इनका अष्टम मार्ग था, पंचशील कॉन्सेप्ट था, ये बेसिक इनकी कॉन्सेप्ट था। और इसमें आपका हीनयान पढ़ते हैं, महायान पढ़ते हैं, नवयान क्या है और वज्रयान क्या है, ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट होता। तो बुद्धिज़्म जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो हीनयान, महायान, नवयान, वज्रयान। हीनयान मीन्स क्या होता था, जैसे मान लीजिए एक गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी अपना उपदेश दे रहे हैं, किसी भी चीज़ पर बात कर रहे हैं। आजकल भारत में पैसा देना बड़ा कठिन है, ज्ञान देना फ्री में कोई बांट सकता है,
बड़ा आसान है, अच्छी बात है। वैसे हमारा देश ज्ञानियों का देश ही बोला गया है, यहाँ एक से एक लोग ज्ञानी ही पैदा हुए थे। धन्य है इस पृथ्वी को, अर्थात इस धरती को। अब आइए बात करते हैं आपका हीनयान क्या है। हीनयान मीन्स होता था जहाँ गुरु जी ज्ञान देते थे, उस ज्ञान को लोग अमल करते थे, अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करते थे, कितना पॉइंट हमारे लिए सही है, कितना गलत है। जब उस चीज़ को लोग समझना शुरू किए कि नहीं बात तो सही है, आप दुखी होते हो तो क्यों दुखी हो, दुख के पीछे कोई कारण है, आप सुख अनुभूति लेते हो तो सुख का अनुभूति क्यों लेते हो। आपका कहने का मतलब ये हो जाता है, जब आपका जीवन सही चलता है तो आपने सही कर्म किया। आपका जीवन थोड़ा सा दुख में चल रहा तो कोई ऐसा कष्ट हुआ होगा, या किसी का पैसे उधार दे दिया होगा, या पता चला आपको कोई लेके चला गया पैसा, आप वापस नहीं किया, आपकी ज़मीन कोई हड़प लिया, आपको बेगुनाह कोई केस में उलझा दिया तो आपको दुख आ गया। तो ये सारे पॉइंट हमेशा क्या करते थे, उसको डायलॉग पे बात करते थे, इसी को बोलते थे हीनयान कॉन्सेप्ट। आज भी देखो भारत में ये जो कहते हैं ना कॉन्सेप्ट, कि भारत के लोग जब तक बात ना करते तो उनकी मन हल्का नहीं होता। चाइना के लोग जब तक वो सट्टाबाजी नहीं खेलते तो उनका मन हल्का नहीं होता। जापान के लोग जब तक काम नहीं करते तो उनका मन हल्का नहीं। अंग्रेज़ लोग जब तक उनकी कोई तारीफ ना कर दे, यू आर ग्रेट मैन, अगर जब तक कोई बोलता नहीं तो उनको अपने आप में संतुष्टि नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से भारत एक हमेशा डायलॉग पे ही डिपेंड करता है। जब कहीं भी देखिए हिंदुस्तानी भारतीय लोग, भारत के लोग कहीं भी बैठते हैं, अगर वो दो चार मिल के बात करके अपना टाइम पास कर लेते हैं। अब ये क्या होता था, इसी को डायलॉग बोलते हैं, हीनयान कॉन्सेप्ट। दूसरा बात करते हैं महायान। महायान मीन्स होता है जिसमें एक ब्रॉड लेवल में बात किया गया, लेकिन महायान में क्या किए दोस्तों ने, गुरु जी के जहाँ विचारों को लोग अमल करते थे, सही क्या है गलत क्या है, अब लोग गुरु जी की मूर्ति ला के घर में रख लिए, अब उनके सामने बैठ के अपना ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, पूजा पाठ करने लग गए। अब उससे क्या आपके जीवन में कोई अच्छा होगा? आप खुद से आप बात कर रहे ठीक है, लेकिन जो ज्ञान था उस पर अमल नहीं किया, आप गुरु जी की मूर्ति लाके घर में रख लिए, उससे थोड़ी ज्ञान आएगा। यही हो गया महायान। तीसरा इसी में आता है वज्रयान। वज्रयान में क्या हो, अब इसमें और प्रोपेगेंडा घुस गया। अब गुरु जी की जहाँ मूर्ति थी, अब पता चला उनको अगरबत्ती दिखा रहे हैं, धूप दिखा रहे हैं, नींबू काट रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं कि अब गुरु जी की टाइम हो गया, खाना भी खाएंगे हम जैसे खाते हैं, अब गुरु जी की पूजा करना। अब वो वज्रयान में चले गए, जादू टोना बैम्बर, कबूतर बना दो, सांप बना दो, जादूगरी क्रिया चलने लग गया, ये कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बाद अगला आता आपका है नवयान। नवयान आता है जब आपके बी.आर. अम्बेडकर साहब एक जब इन्होंने हिंदुज़म धर्म को छोड़ करके बुद्धिज़्म को अपनाया। बुद्धिज़्म क्या दोस्तों, अगर देखा जाए तो पूरा भारत पहले बुद्धिज़्म ही था। आज भी खुदाई होती है, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट जहाँ कहीं मिलता है कण कण, जो कहते हैं ना कि जहाँ खोदो वहीं बुद्धिज़्म, मतलब भगवान। भगवान शब्द तो आप बुद्धिज़्म का सब कुछ इन्हीं का था, कट कॉपी पेस्ट पे लोग टिके हुए हैं। हकीकत यही चीज़ है। आज मैं जैसे पढ़ा लिखा हूँ, मेरे दिमाग में जैसा है कि मैं कोई कहानी गढ़ दूँ, कोई काल्पनिक गढ़ दूँ, उसके बाद मान लो मेरे परिवार में 10 लोग पढ़े नहीं, उनको मैं चाहे जैसे उल्लू बनाता रहूँ। होता है ना आजकल कि झूठ बोलते नहीं, आज के समय में झूठ बोलते हैं। मोबाइल लिए बैठे रहेंगे, मान लीजिए कहीं पार्क में, तो बोलेंगे पापा इस वक्त मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ। अब बैठे रहेंगे लाइब्रेरी में, बोलेंगे पापा इस वक्त मैं पार्क में बैठा हूँ। फिर कहीं चाय पानी, तो उसके बाद बाहर निकल जाएंगे, गाड़ी की आवाज़ सुनाएंगे, बोलेंगे पापा इस वक्त मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। हो सकता है कहीं रोड किनारे खड़ा हूँ, चाय पानी कर रहा हूँ। तो आजकल झूठ बोलना तो आसान हो गया, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन वो जब कहेंगे वीडियो कॉल करके दिखाओ, तब तक वो 2 मिनट, एक मिनट पापा, 1 मिनट नेटवर्क नहीं आ रहा, ये नहीं, इशू बनाएंगे। फिर कहीं अच्छा जगह ढूंढेंगे तब वीडियो कॉल कर देंगे। ये सब क्या है, ये पहले भी चला, और झूठ पे ही लोगों, झूठ वही बोलता है। एक चीज़ थोड़ा सा मैं बात खींचता हूँ, आपका समझ में आ जाएगा। जब हम किताबों में पढ़ते हैं कि मानव शुरुआत में जब धरती पे आया, 1000, 2000 या 10,000 साल, जो भी उनमें डाटा आता है, BC AC करके दर्शाते हैं, कितने साल में इनको लोग मतलब आग निकालने सीखे। जब वो बेचारे आग निकालना था, कभी इनको पता था, कैसे पता था कि ईश्वर है? मेरे तो यही नहीं समझ में आता, कैसे पता कि ईश्वर है, कैसे पता कितने देवी देवताएं आ गए। अभी उस इंसान को ये नहीं पता है खाना कैसे खाया जाएगा, फल कैसे, कोई फल तोड़ के खाया, अगर इंसान कोई मर गया तो बोले इसे मत खाना, इसमें जहर है, कोई लगता गलत चीज़ है। आग निकालना सीख गए तो जानवर को भून के खाएं। उस वक्त सभी नॉन वेजिटेरियन थे, कोई वेजिटेरियन नहीं था। आज जब इतना प्रोपेगेंडा है, ये खाओ, ये छोड़ो, ये ना खाओ, वो छोड़ो, ये क्या, जैसे जैसे आपकी सोच बढ़ी, जैसे जैसे आपका माइंड डेवलप हुआ, और डेवलप तभी होगा जितना आपके पास मुसीबत आएगा उतने आप निखार आएगा। यही चीज़ हुआ। अब आज मानो अपने हिसाब से हर चीज़ अपना सेट करके बैठा है।
कोई भी टीचर हो चाहे कोई गुरु हो, सब अपने हिसाब से अपना कॉन्सेप्ट सिद्ध करके बैठा है। जब उनको लगता है 90% एक कॉन्सेप्ट मेरा इस पर ठीक बैठा है, आपके पास 90% की भीड़ है, वहाँ उनका 10% बैठता है तो 10% लोग आपके पास आ जाते हैं। ये जीवन का यही सार है, यही मतलब है। तो आजकल आप देखते होंगे जो पढ़ते हो हीनयान, महायान, नवयान, वज्रयान। तो नवयान में क्या था दोस्तों, B.R. अम्बेडकर साहब ने उसके बाद जब बुद्धिज़्म धर्म को अपनाते हैं तो ये नवयान कॉन्सेप्ट दिया। आज एक नया विचार, नया धारा, नई सोच की दुनिया होगी। अच्छी बात है, उन्होंने इसलिए अपनाया कि बोले कि भाई देखिए, जिस धर्म में उस वक्त की बात है 1950, सोचिए कि अब तो बहुत चेंज है, धीरे धीरे चीज़ें बहुत बदली हैं, और बदलेगी नहीं तो समाज कैसे, देश कैसे आगे बढ़ेगा, इस चीज़ को सबको सोचने की बात है। अब देखिए इतना चेंज आ गया है कि एक दूसरे कास्ट, एक दूसरे धर्म में लोग शादी भी कर रहे हैं, बैठ के रोटी बेटी के रिश्ते भी कर रहे हैं। कितना अच्छी खूबसूरत बात, सब एक दूसरे से जितना जुड़ेंगे उतना देश मजबूत होगा। यही बात तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, नहीं होगा तो कैसे देश तरक्की करेगा। तो इस पॉइंट को, उसी को उन्होंने नवयान कॉन्सेप्ट दिया कि आज से हम एक नया विचार, नया कॉन्सेप्ट देंगे जिसमें ना कोई जाति होगा, ना कोई धर्म होगा, ना कोई भेद होगा, कोई ना ऊंच होगा, कोई नीच होगा, सब मानव की मानवता पे ही चलेंगे। तो एक नवयान बोलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपका है, नेक्स्ट टॉपिक इसी में है आपका जैनिज़्म। जैनिज़्म क्या होता था, इसमें 2 ब्रांच होते थे, एक दिगंबर, एक श्वेतांबर। इनमें 24वें तीर्थंकर गुरु जी थे। अब उनका भी कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, जिसको अरिहंत बोलते हैं। अरिहंत बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, जिन्होंने सच्चाई को समझ लिया, जीवन के सार को समझ लिया है कि हम दुखी हैं तो क्यों दुखी होते हैं। देखिए दुख के पीछे कारण हमेशा होता है। अब कोई व्यक्ति जब बचपना था तो आप खिलौने के लिए रोते थे, जैसे आप में थोड़ी सा मेच्योरिटी आई, उम्र बढ़ी, तो आप क्या हुआ, आपको साइकिल चाहिए, मोबाइल चाहिए, मटेरियल चीज़ें आप देखते गए और आगे बढ़ते गए। एक उम्र के बाद आपके हार्मोन्स और एक्टिव होते हैं, तो नर नारी के पीछे लोग भागना शुरू कर देते हैं, मेल फीमेल, फीमेल मेल। ये भी कॉन्सेप्ट हो, ये सब नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई आप मिटा नहीं सकते। तो ये भी चलेगा, कुछ समय के बाद 40-45 बाद धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएगा, तब आपकी सोच समझ थोड़ा डाउन हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि नहीं अब थोड़ी भक्ति भावना करना चाहिए। जब तक आपके बॉडी में जिस प्रकार का एनर्जी आता है उसी हिसाब से आप बात करते हो। कोई 17 साल के बच्चे से आप कोई बात करो तो देखिए उसमें क्या बात करने का उत्तेजना होगा, और कोई 30-35 साल के वाले से बात करोगे तो उसमें एक अलग थोड़ी मेच्योरिटी देख लेंगे। कोई 50-60 वाले से बात करोगे तो उसमें अलग लेवल होगा। 70 वाले से आप बात करोगे तो कहेंगे बेटा जीवन में कुछ नहीं है, खाओ पियो एंजॉय करो, भजन करो, कीर्तन करो, यही सब है। तो आदमी जिस एज में होता है वो जैसी अनुभूति होती, जैसे उसको ज्ञान की प्राप्ति होती, वही वो बात करता है। तो यही चीज़ आपका जैनिज़्म में होता है दोस्तों। यहाँ पर जो है महावीर स्वामी जी थे, उन्होंने अपना ऐसे विचार देते थे, बोलते जब इंसान जन्म लेता है तो कपड़े नहीं पहनता, ऐसा तो है नहीं कपड़े पहन के जन्म लिया हो। उनके देखिए लॉजिकली बात क्या कहते थे कि मानो अपने तन को ढकने के लिए, अपने ठंड से, गर्मी से, बरसात से बचने के लिए, सुरक्षा कवच के लिए अपने हिसाब से कपड़ा पहनना है। ठीक है, भारत में अगर देखा जाए, पुरानी कला मूर्ति अगर देखा जाए तो उसमें ज़्यादा कोई भी ऐसा, सब आभूषण से उनके शरीर को ढका होता था। आप कभी उस मूर्ति पर कभी गौर करिएगा, पुरानी चीज़ों को देखिएगा। भारत एक इतना मतलब इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर निकल गया था। खजुराहो का टेम्पल मंदिर देखिए, उससे कितना ऊपर निकल गया, सोच क्या थी। लेकिन जब इतने लोगों सोच एक बहुत अलग लेवल था, फिर लोगों को लगा कहीं ऐसा ना हो भारत में लोग शादी विवाह ना करें। अगर नहीं करेंगे तो दुनिया पे फिर कोई नई पीढ़ी जन्म नहीं लेगी, तो धीरे धीरे मानो तो धरती से ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने कोई राजा, उन्होंने खजुराहो का मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें आप देखते होंगे एक प्रकार से अलग अलग कि एक जनन प्रजनन कैसे क्रियाएं होती हैं, और एक मेल फीमेल के प्रति एक इच्छाएं जागृत किया गया। उस मंदिर ये मैसेज देती है कि ये धरती पे जब तक मानव है रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो इस धरती का महत्व क्या रह जाएगा। तो हर एक चीज़ के पीछे कोई न कोई अपना लॉजिक भी है। तो ये जो आप देखते हैं जैनिज़्म में ही बोलते थे कि एक होते दिगंबर, एक होते श्वेतांबर। दिगंबर जो होते हैं दोस्तों, वो कपड़े नहीं पहनते, जिनको नागा बाबा, अब जैसे कुंभ का मेला लगने वाला है, आप कुंभ का मेले में देखेंगे सबसे ज़्यादा नागा साधु मिलेंगे। वो कपड़े नहीं पहनते हैं दोस्तों, वो नंगे रहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि ये शरीर है, हम प्रकृति की गोद में हैं, हम जैसे हैं इसको उसी में अपने आप को ढालना है, हम उसको क्या करना, उसी में ढालना है। जाड़े से भी इसको
मजबूत, जैसे जाड़े सहने की ताकत दो, गर्मी सहने की ताकत दो, बरसात को सहने की ताकत दो, वो नेचर के हिसाब से चलने को बोलते हैं। इसको बोलते हैं दिगंबर। दूसरे होते हैं श्वेतांबर, ये कहते हैं नहीं इतना भी नहीं है कि शरीर को कष्ट दे, ठीक है शरीर मिला है तो इसका कम से कम बचाव भी रखना चाहिए, कपड़े पहनना चाहिए, तो कपड़े पहनते हैं श्वेत, सफ़ेद। कभी आप किसी जैनी को देखना तो पूरा सफ़ेद भी पहनेंगे और उसके बाद एक मास्क लगा के रखते हैं। वो ज़्यादातर इसलिए क्योंकि कहते भाई कोई कीट है, पतंगे हैं, या हमारे मुख में घुस गया तो डेड हो जाएगा। वो अहिंसा, एक तब भी बोलेंगे कि आपने हिंसा किया तो अपनी सांस मुंह को बंद करके चलना चाहिए, कोई भी जीव जंतु आपके मुख में नहीं घुसे। तो ये सारी चीज़ें श्वेतांबर की बात करते हैं, सफ़ेद वस्त्र वो लोग धारण करते हैं। इनकी भी बहुत कॉन्सेप्ट है कि एक ही चीज़ में बाल को खाल करते दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैं पेन लिया, अब इस पेन को बोलेंगे हाँ ये पेन हो सकता है, इसमें स्याही स्याही हो भी सकती, स्याही नहीं भी हो सकती है, या पेन के अंदर स्याही या स्याही के ऊपर पेन है, इस तरीके से आपको घुमाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें हर एक चीज़ में अथवा या इस तरीके को बात करते हैं। अनेकावाद इसको सिद्धांत बोलते हैं। अगर इनके विचार को आप पढ़ेंगे तो इसको अनेकावाद सिद्धांत बोलते हैं। तो हमने बुद्धिज्म जैनिज्म कह लिया। अब उसके बाद आता आपका चारवाक। चारवाक कहते हैं दोस्तों, महर्षि नंद एक महर्षि जी थे, उन्होंने कहा था आपका जीवन है, आपका लाइफ है, अगर आप इस धरती पे हो, अगर जो आपको खाने की इच्छा है उधारी लेके खाना पड़े, जिसको बोलते हैं ऋणम घृतम पीबते, ऋण लेके अगर घी पीना पड़े तो पी लो, अपने आप को तरसाओ मत, दुखी मत दो। जैसे बहुत लोग होते नहीं, मैं पानी पी के सो जाऊंगा, मैं भूखे रह लूँगा, सफलता जरूर प्राप्त करूँगा, वो सब पागलपंथी है। शरीर के जला के कोई हासिल नहीं किया। भोजन दो बढ़िया, इसको आराम भी दो, इसे अगर काम लेना है तो वो कहते हैं कि अगर आपको कुछ खाना है, कुछ करना है तो कर डालो, दोबारा ज़िंदगी मिलेगा नहीं। जैसे एक मूवी आई थी ज़िंदगी दोबारा मिले ना करके, एक ऋतिक रोशन की मूवी है, ठीक वही पॉइंट है, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। एक ही बार आपको मिला है, जो आपको नेट करना कर डालो, जेआरएफ करना कर डालो, पेपर देना दे दो, मन में कभी ये विचार ना आए कि मैंने फॉर्म नहीं भरा, मैंने पेपर नहीं दिया। तो जो कुछ करना एक बार करो। जिससे आपको शादी करना कर डालो, बाद में जो भी घाटा होगा, तलाक हो जाने दो, बर्बाद होना हो जाने दो, जो करना, मगर इसका भी मत समझना कि गलत डायरेक्शन में चले जाना। जो करना सही दिशा में करना, लेकिन अपने मन को तरसाना नहीं। किसी से आपको दुश्मना हो गया, ठीक बात करने का मना कर डालो, जो कुछ बोल दो, मगर ऐसा मत बोलना कि पता चला हथकड़ी लग जाए, ये मत करना। ये मैं खुद कहता हूँ दोस्तों। तो वो कहते हैं कि अगर आपको उधारी कुछ खाना पीना खा लो, मन को मत तरसाओ। अब ये नहीं करें चोरी करके खाओ, ऋण उधार लेके आप खा सकते हो। नैतिकता के रूप में होना चाहिए, अनएथिकल नहीं होना चाहिए, एथिकल के रूप में बात होना चाहिए। नेक्स्ट आपको आते हैं आजीविका। ये चारवाक हो गए। आजीविका क्या कहते हैं? अगर आपके जीवन में, अगर आपको जीआरएफ बनना होगा, प्रोफेसर बनना होगा, तो इसे कोई नहीं रोक सकता। आपकी अगर डेस्टिनी या मंजिल जहाँ तक आपको भटकना होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन में जो आने होंगे या जो जाने होंगे, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसको बोलते हैं आपका डेस्टिनी अर्थात मंजिल। तो जो आपके भाग्य में, जो आपका किस्मत में होगा, वो मिल के रहेगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट देते हैं आजीविका। तो ये दोस्तों हो गया ऑर्थोडॉक्स और हेथोडॉक्स। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं परमाणा। परमाणा मीन्स होता किसी चीज़ का प्रमाण होना, रिजल्ट होना, प्रूफ होना। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो लोग कहेंगे भाई प्रमाण दिखाओ, आप लिख करके बताओ, आप लिखित रूप में दो। तो इसको जो आप एक प्रमाण, एक प्रूफ में बात करते हो। जैसे कोई घटना घटी, घटना कोई भी हो सकता है कि अचानक से बारिश हुई, तो बारिश हुई मतलब क्या है? पानी दिख रहा है तभी तो बारिश हुई। बादल, आकाश में बिजली चमक रहा है, बादल गरज रहे हैं, तभी तो बरसात हुई। तो जिसमें एक प्रमाण होता है, तो इसमें क्या क्या पढ़ोगे? प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष मतलब एक प्रूफ होना चाहिए। दूसरा उपमाना क्या होता है? किसी चीज़ का उपमाना करना मतलब कंपेयर करना, तुलना करना। सपोज आज के मतलब समय में देखिए, एक दूसरे से लोग की आवाज़ मिलती है, एक दूसरे की कंटेंट जो पढ़ाने तरीका मिलता है, एक दूसरे की शक्ल भी मिलती है, एक दूसरे का हाव भाव चाल भी मिलती है। तो कहेंगे एज इट इज़, सेम टू सेम, ऐसे ही व्यक्ति। इसको बोलते हैं कंपेयर करना, तुलना करना, उपमान देना, उसकी उपमा करना, उसको ऐसे जोड़ के बातें करना। दूसरा होता है आपका अर्थपट्टी। तीसरा बात करते हैं अर्थपट्टी मीन्स किसी चीज़ का अर्थ निकालना। सपोज करो
कोई व्यक्ति काला कोट पहन के जाता है। अब एक मैं छोटी सी आपको बात बताऊं, एक व्यक्ति ट्रेन में बैठ गए, बेचारे वो मजदूर टाइप काम करने वाले, तो किसी ने होता है कि काला कोट उनको दे दिया, कोई टीटी रहा होगा, उनको पुराना कोट था तो लगा होगा कि कोट खराब हो गया है, कोई गरीब व्यक्ति इनको दे दिया। अब वो कोट पहन लिए बेचारे, बैठ करके वो जनरल के बोगी डिब्बे में बैठ गए। अब वो जब बैठ गए तो उनको देख करके जितने, कुछ लोग टिकट लेके बैठे, कुछ लोग टिकट लेके नहीं, सब लोग सीट खाली करके उठ के भाग रहे, कोई बाथरूम में भाग रहा, कोई और आगे दूसरे बोगी में भाग रहे। तो लोगों को लगा क्या हो गया, उन समझ में नहीं आ रहा उनके साथ क्या हो गया, ऐसा क्यों लोग चौंक रहे, क्यों भाग रहे। तो पता चला कि ऐसा क्यों हुआ। तो किसी से पूछा आप जा क्यों रहे हो, तो बोले साहब ऐसा क्यों पूछते हो, मेरे पास टिकट नहीं है, मैं ऐसे ही बैठ गया था। बोले टिकट नहीं तो बैठो, क्या दिक्कत है, कहाँ जा रही है ट्रेन। जब वो बोले कहाँ जा रही है ट्रेन, तो लोगों को लगा ये व्यक्ति के पास तो कुछ समझ में नहीं आया, पूछ रहा है कहाँ जा रही है ट्रेन, ये कैसा व्यक्ति। तभी कुछ लोग डर रहे हैं। तो बाद में उनका जब पोल खुला, क्यों, क्योंकि वो जो कोट पहने थे वो वकीलों वाला कोट था, वो सॉरी टीटी वाला, वकील जो टीटी पहनते हैं काला कोट। तो कभी काल हम किसी के कोट से, पहनावे से जो अर्थ निकालते, आजकल दौर देखिए, इंसान के पास कुछ चाहे समझ हो या ना हो, उसके पास एक ब्रांडेड घड़ी हो, आईफोन मोबाइल हो, बढ़िया उसके पास एक गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो, और सब कुछ शो ऑफ हो, तो उससे लोग क्या अनुमान लगाएंगे। चाहे किसी की कुछ किस्त पे लाया हो, कोई बात नहीं, लाना भी चाहिए, मैं नहीं इसके खिलाफ हूँ, डिमांड होना चाहिए। तो आप अनुमान लगाएंगे अच्छी फैमिली से होगा, अच्छा पैसे वाला होगा, अच्छे घर बार से, अच्छा परिवार से होगा। तो आप क्या अनुमान लगाते हैं, तो आप उसको अर्थ निकालते हैं, ऐसा होगा। अब कोई व्यक्ति पता चला सिंपल कपड़ा पहन लिया और सिंपल बातें कर रहा है, अब कभी अंग्रेजी बात नहीं कर रहा, तो आपको लगेगा ये बहुत डाउन टू अर्थ है, पिछड़ा एरिया का व्यक्ति है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो ये जो आप अर्थ निकालते उसके पहनावे से, उसकी भाषा से, उसके खान पान से, उसके रहन सहन से, तो आप उसमें अर्थ निकालते ना, इसी को बोलते अर्थ पट्टी। तो आपका हो गया। अगला बात करते हैं अनुमाना। चौथा, अनुमाना मीन्स होता है किसी चीज़ का अनुमान लगाना, एस्टिमेटेड करना। अनुमान क्या लगाना, ठंडी हवा चली, आपको लगा जरूर कहीं पर बर्फ़ की बारिश हुई है, अर्थात बर्फबारी हुई है या स्नोफॉल हुआ है, जिसके वजह से ठंडी हवा आ रही है। तो जब आप किसी चीज़ को महसूस कर उसको अनुमान लगाते हो, जैसे आप कहीं बगीचे से जा रहे हो, पता चला वहाँ पर गुलाब की खेती हो रही है, अब खुशबू आया, तो आप अनुमान लगाएंगे यहाँ पर जो गुलाब की खेती होती है या गेंदे या चमेली की। तो जो आप किसी चीज़ को महसूस करते, उसको सूंघ करके, देख करके, तो एक प्रकार से इसको अनुमाना बोलते हैं। ठीक। अगला पॉइंट आपका आता है शब्दा। शब्दा मीन्स होता है अर्थ, किसी चीज़ का वर्ड पे बोल करके, लिखित के रूप से जो आप चीज़ों को बात करते हो। जैसे मैं किसी के लिए लेटर लिखा या कोई वर्ड मैंने बोल के बात किया, तो इसको बोलते हैं जो शब्दों के माध्यम से किसी चीज़ का प्रमाण को दर्शाना, उसी को बोलते हैं शब्दा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, प्रत्यक्ष, अनुमाना, अनुमान, उसके बाद उपमाना, उसके अर्थपट्टी और शब्दा, ये बेसिक चीज़ है। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं अनुमाना। अनुमाना मतलब टाइप्स ऑफ अनुमाना क्या है। अनुमाना में देखिए कई चीज़ छुपी होती है। जैसे हमने कहा कि अगर मान लीजिए बगीचे से जा रहे हो, वहाँ पर गुलाब की खेती हो रही, तो खुशबू आएगा। वो खुशबू क्या है, तो टाइप्स ऑफ अनुमाना जब पढ़ोगे तो बेसिक 2 पॉइंट, व्याप्ति और हेतुआभास। व्याप्ति मीन्स क्या होता है दोस्तों, जिसमें कोई रीज़न छुपा हो। जैसे कभी आप बहुत दुखी होते हो, सैडनेस हो जाते हो, लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, इंसान दुखी भी होता है, परेशान भी होता है, तकलीफ़ होती है कि मेरे लाइफ में ही क्यों दुख होता है, लोग क्यों और इन्जॉय करते हैं, मैं अपनी लाइफ में दुखी हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अपने आप को कोसते हो, दूसरे से कंपेयर भी करते हो, होता भी है, इंसान हो, ऐसी बात नहीं। तो कहता है आपके अंदर कोई ना कोई रीज़न है दुख का, तभी तो आप दुखी हो। आप खुश होते हो तो मतलब खुशी का कोई रीज़न है। तो ये जो रीज़न को ही बोलते हैं व्याप्ति। इनबिल्ड योर रीज़न मतलब कोई भी चीज़ इनबिल्ड है, उसमें जुड़ गया, बैठ गया, सेट हो गया है। तो जैसे गुलाब की अगर खुशबू आती है तो उसमें रीज़न क्या है, महक। पानी है, पानी का तासीर कैसा है हो रहा, ठंडा गर्म, तो जिसमें जो ठंडकपन है या गर्मपन है, हॉटनेस है या वार्म है, तो वार्म है या कोल्ड है, तो उससे आप क्या महसूस करते हैं, जो उसमें वो आप महसूस करते हैं, उसी को बोलते हैं व्याप्ति। अगला पॉइंट हम बात करें, जैसे आप रिसर्च जब करोगे तो उसमें किसी ने बोला कि महंगाई है, तो महंगाई क्या है, महंगाई में छुपी हुई इन्फ्लेशन है। अब इन्फ्लेशन क्या आप कहें, ये व्याप्ति है। डिफ्लेशन है व्याप्ति, आप समझ गए होंगे।
तो इस पॉइंट को मतलब जो आपको दिया पॉइंट, इसको समझ के आप अपने जीवन में किसी भी फील्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हर चीज़ आप सीखते चले जाएंगे। नेक्स्ट आपका बात होता है हेतुआभास। हेतुआभास मीन्स होता है गलतियों को ढूंढना। अब गलती क्या है, इसमें 3 पॉइंट होते हैं। एक माइनर टर्म क्या है, मेजर टर्म क्या है और मिडिल टर्म क्या है। माइनर मीन्स होता, जैसे मैंने कोई एक टॉपिक लाइन लिख दिया कि रमेश इज गुड बॉय या सुरेश इज गुड बॉय, तो अब माइनर किसकी बात कर रहा है, रमेश। अब गुड बॉय, बॉय मीन्स क्या हो गया, ए माइनर हो गया, ए मेजर हो गया बॉय। और अगर मान लीजिए ऊपर लिखा रमेश, नीचे लिखा सुरेश, लिखा बॉय, यहाँ लिख दिया बॉयज़, तो जो ऊपर वाली लाइन में बॉयज़ है और नीचे वाली भी लाइन में जो है बॉयज़ है पैराग्राफ में, इसको बोलेंगे मिडिल टर्म। और जब एक तरफ मान लीजिए रमेश है, एक तरफ बॉयज़ है, तो रमेश माइनर है, बॉयज़ आपका मेजर है। तो ये पॉइंट को आपको पकड़ना पड़ेगा, कौन सा आपका माइनर होगा, कौन आपका मिडिल टर्म होगा, कब आपका माइनर, मिडिल, मेजर, ये पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें और भी आगे चेक करते बधित क्या है। बधित किसी चीज़ का जो बधित है, जुड़ गया हो। अबधित जिसका विरोध हो चुका, हट गया हो। सत प्रतिपक्ष जिसका 100% सच्चाई की बात करता है। तो बधित क्या है, अबधित क्या, सत प्रतिपक्ष क्या, विरुद्ध जिसका विरोध हो, अपोजिशन हो, जिसका विरोध किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, जिसको मतलब एक विरोध मतलब क्या होता है, विरुद्ध मतलब किसी चीज़ का विरोध करना, उसमें बहुत सी गलतियाँ चेक करना कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आपने किसी का थीसिस चोरी कर लिया तो विरोध होगा, आपने कॉपी किया है, आपका खुद का अपना कंटेंट नहीं दिखता है, आपका खुद का पढ़ाने का शैली नहीं दिखता है। जैसे बहुत लोग को पढ़ाने का अलग अलग सबकी शैली है, कोई बोलेंगे है ना, कोई बोलेंगे जी, कोई बोलेंगे ठीक। अब सबका अपना अपना तकिया कलाम है, अमली जामा है। इसी को क्या बोलते हैं, जब किसी चीज़ का कोई लगता है कॉपी कर लिया तो उसका होता है विरोध। तो बधित क्या है, अबधित क्या, सत्य प्रतिपक्ष क्या और विरुद्ध क्या है, ये पॉइंट आपको पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों बस आपको बस बातें करते करते ऐसे समझाया। अगर जितना पॉइंट आपको सुनने में अच्छा लगता है सुनिएगा, और बाकी यही आपको बोर्ड पे अगर बताएंगे वही चीज़ आपको थ्योरिकल एक समझा दिया है। तो आज इतना ही है, बाकी फिर कल दूसरा वीडियो बनाएंगे द हायर एजुकेशन अर्थात हायर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, उसके बाद द पीपल एंड डेवलपमेंट पे। तो हर दिन आपको ऐसे स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से आपसे बात करते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे। बाकी कोई अगर गलती होती है तो उसे आप बताइएगा, सुधार और करेंगे। अगर अच्छी लगती है तो कभी दोस्तों, मैं कभी नहीं कहा, लेकिन अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, और अगर मन करेगा तो लाइक कर देना भाई, और सब्सक्राइब भी कर देना। आज मैं कहता हूँ, नाइट में कभी नहीं कहूँगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।